हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PCM बाय प्रदीप सर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमने आपको नए लेक्चर्स पढ़ाने स्टार्ट किए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 10th क्लास की NCERT का पूरा साइंस कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर 13 चैप्टर्स रहेंगे और हमारी 13 ही वीडियो रहेंगी। यानी कि हम एक लेक्चर में एक चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट कर दिया करेंगे। जैसा कि हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है और हमारा यहाँ पर फर्स्ट ही चैप्टर है, तो अध्याय फर्स्ट रहेगा हमारा, जो कि है हमारा वो रहेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या हो जाएगा हमारे पास समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। तो उसी प्रकार देख लेते हैं हम। तो ये क्या है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो जिसे हम केमिकल रिएक्शंस एंड क्या कहते हैं इक्वेशन भी कहते हैं, जिसे हम एक क्लास में क्या करेंगे यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने दोस्त भाई बंधु को क्या कर दीजिए, यह वीडियो शेयर कर दीजिए, और जो भी बच्चा हाई स्कूल में है तो उसे यह सीरीज़ जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा दीजिए कि PCM बाय प्रदीप सर की यूट्यूब चैनल पर क्या होने जा रही है, कक्षा 10 के लिए साइंस की मैराथन सीरीज होने जा रही हैं। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो अब हम देख लेते हैं यह हमारा क्या होता है। तो क्या देख लेते हैं अब हम अपने रासायनिक अभिक्रियाएं। तो यानी कि हमारी आखिरकार ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो हमारे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन जो होती हैं क्या होती हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो जब हमारा दो या फिर क्या हो जाते हैं दो से अधिक, तो एक भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, एक नहीं होगा, दो होंगे, दो से अधिक होंगे। तो यानी कि दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो जब हमारे दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या करते हैं अभिक्रिया करते हैं तथा नए पदार्थ का क्या करते हैं यहाँ पर निर्माण करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कि हम बता देते हैं यहाँ पर, तो हमारा Na+ क्या हो जाएगा हमारा Cl यानी कि क्लोरीन। तो यदि यह सोडियम जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा हमारा NaCl। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये नमक बोलते हैं, या फिर जिसे हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम सोडियम पे 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो हमारी अब क्या है ये समीकरण क्या है यहाँ पर संतुलित है, ठीक है। तो हम थोड़ा फास्ट तरीके से चलते हैं, क्यों हमें पूरा चैप्टर कवर करना है तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो आगे देख लेते हैं हम। तो हमारे यहाँ पर तो अब हमारा सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है वो उठता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को हम पहचानेंगे कैसे, आखिरकार ये होती कैसी हैं। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ पहचान दी गई है, तो उसमें पहचान में क्या है हमारा यहाँ पर, तो पहचान में हमारा है यहाँ पर, तो ये क्या है गैस का उत्सर्जन करती हैं। तो ये क्या करती हैं यहाँ पर गैस का उत्सर्जन करती हैं। तो जब हमारी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वहाँ पर क्या होगा हमारा गैस में परिवर्तन होगा। दूसरा ताप का अवशोषण या उत्सर्जन होगा। तो यहाँ पर या तो ताप निकलेगा या फिर क्या होगा ताप डाउन होएगा। तो फिर वहाँ पर भी क्या है हमारी केमिकल इक्वेशन है, और उससे बाद में क्या होगा हमारा यहाँ पर रंग में परिवर्तन होगा, यानी कि कलर में भी हमारा चेंज होगा। उसके बाद क्या होगा हमारा गंध में क्या होगा यहाँ पर उत्पन्न होना। तो वहाँ पर क्या होगी गंध आएगी या फिर गंध मिट जाएगी जिन पदार्थों में आ रही है। तो तलछट का बनना। तो ये क्या है हमारे, ये सभी हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या हैं उदाहरण हैं, या फिर पहचानने की हम क्या बोल सकते हैं पहचानने की ट्रिक्स हैं। तो ठीक है, तो उसी प्रकार अब हम और आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या है हमारा, तो आगे है हमारी रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। तो अब हमारा जो मेन चैप्टर होता है वो हमारा यहाँ से क्या होता है स्टार्ट होता है। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि हमारे चैप्टर्स का नाम ही जो है वो क्या है रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या है हमारे पास उसका समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या है हमारे पास चैप्टर का नाम समीकरण।
तो अब हम और आगे देख लेते हैं इसमें। तो थोड़ा सा इसे करते हैं। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं सूत्रों के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। तो ये क्या कहना चाह रही है, तो जब किसी पदार्थ को किसी सूत्रों एवं प्रतीकों के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम यहाँ पर रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर Mg क्या है हमारा, यहाँ पर मैग्नीशियम है, और O2 क्या है, यहाँ पर हमारा ऑक्साइड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, तो यानी कि संतुलित कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है हमारा Mg प्लस का है O2, तो हमारा बनने वाला पदार्थ क्या है, MgO। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे हम ऑक्सीजन की क्या है हमारे पास 2 हैं, तो सीधी सी बात है हम यहाँ पर ऑक्सीजन के भी 2 लगा लेंगे। तो 2 क्या कहाँ लगाते हैं, इसके सामने लगाते हैं। तो जब हमारे यहाँ पर मैग्नीशियम के भी 2 हैं, तो हम यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, 2 लगा लेंगे। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर ये समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम और आगे देख लेते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हमारी क्या होती हैं, तो इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल डाउन करते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो सा है वो है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हमारी क्या होती हैं। ठीक है, तो एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों, तो अब इसमें नया पदा वो आया है शब्द, एक अभिकारक और एक क्या है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद बता देते हैं। तो अभिक्रिया से बनने वाले पहले बनने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, हम अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया के बाद बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम उत्पाद बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी हमारी अभिक्रिया स्टार्ट हुई है, तो ये क्या है हमारे, ये है हमारे अभिकारक। क्या है यहाँ पर, अभिकारक। ठीक है, तो ये क्या है हमारे अभिकारक, और ये क्या है हमारे, ये है हमारे उत्पाद। ये क्या है हमारे यहाँ पर उत्पाद। ठीक है, तो देख लेंगे। तो उसी प्रकार जैसे कि हमने अभी आपको मैग्नीशियम और ऑक्साइड वाला वो बताया था, तो यहाँ पर Mg प्लस क्या था हमारा O2, और यहाँ पर क्या था हमारे यहाँ पर MgO। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा अभिकारक, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा उत्पाद। क्या है हमारा यहाँ पर, ये क्या है उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार इस सब को क्या करते हैं, रफ, और इसी के साथ क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो अब आ जाता है हमारा यहाँ पर, तो हमने ये सब तो देख लिया। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर संतुलित समीकरण, और यानी कि असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या है हमारा Fe यानी कि लोहा, तो Fe प्लस का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर H2O। ठीक है, तो यहाँ FeH2O, तो यानी कि यदि हम Fe की अभिक्रिया H2O से कराएंगे तो हमारा क्या बनता है, तो Fe3O4 बनता है, और प्लस क्या बनता है हमारे यहाँ पर H2O बनता है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी असंतुलित समीकरण हो जाएगी। अब असंतुलित समीकरण किस प्रकार होगी, तो ये इस प्रकार होगी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर Fe यानी कि लोहे के जो परमाणु हैं वहाँ कितने हैं, यहाँ पर 3 हैं, और यहाँ पर कितना है हमारा, खाली 1 है। तो यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन के 2 हैं, और यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन के 2 हैं। तो हाइड्रोजन तो हमारा संतुलित है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के हमारे कितने हैं, 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं हमारे पास, 1। तो उसी प्रकार जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर हम यदि Fe में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा Fe तो सॉल्व हो गया, यानी कि ऐसा संतुलित हो गया। उसी प्रकार हमारा अब हमारे H की सॉल्यूशन आ जाती है। तो यदि हम H में यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन में हमारे पास 4 है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर O4 हो जाएगा। अब हमारे पास हाइड्रोजन के कितने हो गए, तो 4 दूनी 8 हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन में भी 4 से क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारी जो राइट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी, तो 3 Fe प्लस 4H2O, तो ये क्या हो जाएगी, यही हमारी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, यही हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। तो अब हम और आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम और आगे देखते हैं, यानी कि इन अभिक्रियाओं को अब क्या करते हैं, हम पहचानने का काम करते हैं।
तो अब हम देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अब रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं वह हमारी निम्न प्रकार की होती हैं। तो जिसमें से हमारा पहला प्रकार क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी क्या हो जाएगी हमारी अपघटन अभिक्रिया। तीसरी हो जाएगी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। चौथी कितनी हो जाएगी हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। और हमारी पांचवी जो हो जाएगी वो हो जाएगी अपसारी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो हम अब इन्हें सविस्तार पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इन्हें फर्स्ट से, तो यहाँ से लेकर के। ठीक है, तो ये जो हो जाती है हमारी संयोजन अभिक्रिया। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा संयोजन। संयोजन क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ का संयोग करना। तो संयोजन यानी कि संयोजन का मतलब जिसे हम क्या कर सकते हैं, दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। दो चीज़ों को या फिर इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, दो चीज़ों का आपस में संयोग करना। ठीक है, तो दो चीज़ों का आपस में संयोग करना। संयोग करना यानी कि जोड़ना, जिसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जोड़ना भी लिख सकते हैं। जोड़ना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या करेंगी, ये हमारी इक्वेशंस क्या करेंगे, यहाँ पर दो चीज़ों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगी। ठीक है, तो हम थोड़ी इसकी स्याही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इसे कहाँ कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। तो अब हमारा क्या है यहाँ पर, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो हम दो या दो से अभिक्रियाओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारा सोडियम और क्या है, क्लोरीन। तो हम आपको एग्जाम्पल के तरीके से बता देते हैं, Na+Cl। तो यहाँ पर यदि हम इन दोनों की इक्वेशन यानी कि रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर NaCl। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, नमक बन गया। तो इन दोनों का क्या हो गया हमारा यहाँ पर, संयोग हो गया। तो ये ही क्या कहलाएगी, हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो ये क्या है हमारी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, जिसे हम, ये तो हमारा यहाँ पर सोडियम है, क्लोरीन क्या होता है हमारे यहाँ पर, Cl2 होता है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब इसे इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्लोरीन के कितने हैं, 2। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम 2 लगा देंगे। और उसी प्रकार हमारे यहाँ पर सोडियम के 2 हैं, तो 2 यहाँ पर लगा देंगे। तो अब क्या हो चुकी है हमारे यहाँ पर ये इक्वेशन संतुलित हो चुकी है। तो अब हम देख लेते हैं और आगे। तो उसी प्रकार जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर एक Na था और एक क्लोरीन था, हमने दोनों को संयोग करा और यहाँ पर क्या बना दिया, नमक बना दिया। तो यही क्या है हमारी संयोजन अभिक्रिया। तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या कर लीजिए, इस इक्वेशन यानी कि एग्जाम्पल्स को उतार भी लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और आगे नेक्स्ट। ठीक है, तो और आगे क्या है हमारे यहाँ पर, अपघटन अभिक्रिया। तो देख लेते हैं अपघटन अभिक्रिया में हमारा क्या होता है। तो जब कोई यौगिक ऊर्जा के प्रभाव से सरल पदार्थों में टूटता है तो उसे क्या कहते हैं, हम यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब कोई यौगिक ऊर्जा के प्रभाव से, यानी कि जब उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर एनर्जी लगाते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर उसे हीट देते हैं। तो हीट के प्रभाव से क्या करता है, वह टूटता है, उसे ही क्या कहते हैं, हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, जिसे हम गर्मी बोल सकते हैं या फिर किसी क्या बोल सकते हैं, ऊष्मा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कि PbNO3 को यदि हम इसे गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर ये 2PbO प्लस क्या है 4NO2 और प्लस O2 और प्लस क्या करता है यहाँ पर गर्मी यानी कि हीट के द्वारा यह बनता है। तो यही क्या हो जाएगी हमारी, यह हो जाएगी हमारी अपघटन अभिक्रिया। तो इसे भी देख लेंगे हमारी। तो ये टोटल जो अभिक्रियाएं होती हैं हमारी, ये 5 प्रकार की होती हैं मूल रूप से। ठीक है, बाकी होती तो और भी हैं जो कि हमें यहाँ पर हाई स्कूल में दिया गया है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो कितने तरह की बताई हैं, 5 तरीके की। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया हमारी क्या होती है, तो विस्थापन अभिक्रिया को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में है जब कोई तत्व किसी यौगिक में स्थित किसी अन्य को क्या कर देता है, यहाँ पर विस्थापित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं हम यहाँ पर, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी कि जब कोई तत्व किसी
अदर पदार्थ को क्या कर देता है, यहाँ पर विस्थापित कर देता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर बता दें, क्या है Zn प्लस क्या है CuSO4, यानी कि कॉपर सल्फेट का यदि हम इसके साथ क्या कराएं, Zn के साथ यानी कि जिंक के साथ क्या कराएं, रिएक्शंस कराएं, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये जिंक जो है ये SO4 के साथ जुड़ जाएगा और क्या करेगा, कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा, यानी कि विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो उसी प्रकार तो यहाँ पर क्या है Zn प्लस क्या है हमारा CuSO4। ठीक है, तो यदि जब हम इसकी रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ पर Zn SO4 के साथ स्वयं जुड़ जाएगा, SO4 के साथ स्वयं जुड़ जाएगा और प्लस Cu को क्या कर देगा, यहाँ पर अकेला कर देगा। तो यहाँ पर Zn अकेला था और यहाँ पर क्या हो गया, Cu अकेला हो गया। तो उसी प्रकार यानी कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को क्या करता है, यहाँ पर विस्थापित करता है, तो उसी प्रकार उसे ही क्या कहते हैं, हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शंस। तो नेक्स्ट कौन सी है हमारी, तो नेक्स्ट है हमारी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो द्वितीय विस्थापन में क्या है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हमारी वह है जब दो यौगिक आपस में क्या करते हैं, यहाँ पर आयन का आदान प्रदान करते हैं। किस चीज़ का, आयन का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जब दो यौगिक आपस में आयन का आदान प्रदान करते हैं तो नए यौगिक बनाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, हम यहाँ पर द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे कि हमारे यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड। यदि हम इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बेरिलियम सल्फेट प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2NaCl। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का क्या मतलब है, तो दो ही तत्व हमारे उस पार होंगे और दो ही तत्व हमारे इस पार होंगे। ठीक है, तो हमारे आपस में यह है दो अभिक्रियाएँ करेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं और आगे, तो और आगे देख लेते हैं हम, थोड़ी सी और बची है हमारी, तो वो क्या है, अब हमारी यहाँ पर अपसारी और ऊष्मा यानी कि अपसारी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो अब हमारी लास्ट हेडिंग कौन सी है, अपसारी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो उसे भी देख लेते हैं। तो यदि अगर किसी क्या है यहाँ पर, अगर किसी तो देख लेते हैं, अगर किसी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो यहाँ पर क्या है, यदि किसी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है और यदि ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसे ही क्या कहते हैं, हम यहाँ पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा C प्लस का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और प्लस क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर हीट यानी कि बाहर निकल जाएगी। उसी प्रकार हमारी दूसरी है तो वो है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट कि जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे यहाँ पर CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस क्या बनेगा यहाँ पर CO2 यानी कि क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, वो भी क्या देकर, हीट देकर यानी कि गर्मी देकर। उसी प्रकार हमारी यहाँ पर निम्न तालिका दी गई है, तो उस तालिका को भी देख लेंगे हम। तो यहाँ पर तालिका क्या है, तो अभिक्रिया का प्रकार दिया गया है, उदाहरण दिया गया है और मुख्य विशेषता दी गई हैं। ठीक है, इसे आप सही से देखिएगा। तो ये क्या है यहाँ पर संयोजन, तो यानी कि संयोजन का मतलब क्या होता था, जब हम दो अभिक्रियाओं को आपस में संयोग करते थे तो यानी कि दो पदार्थ लेते थे हम और दो पदार्थों का एक पदार्थ बन जाता था, तो उसे ही क्या कहते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया। तो उसी प्रकार यहाँ पर कैल्शियम CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड लिया और इसकी अभिक्रिया किससे कराई, H2O से, तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा यहाँ पर, तो CaOH का होल ट्वाइस बन गया, यानी कि इसे हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं हम, CaO, ये है होता है हमारा बिना बुझा चूना। ठीक है, तो इसे भी देख लेंगे हम। तो अब हम देख लेते हैं, तो ये क्या है हमारा, दो पदार्थ मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारा एक यौगिक बनाते हैं। तो दो पदार्थ मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। तो उसी प्रकार हमारा क्या अपघटन में क्या होता है, तो अपघटन में होता है हमारा
दो यौगिक टूटकर सरल पदार्थ बनाते हैं। तो ये दो यौगिक टूटते हैं और हमारा क्या बनाते हैं यहाँ पर, सरल पदार्थ बनाते हैं। उसी प्रकार देख लेते हैं हम यहाँ पर विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, तो एक तत्व यौगिक के तत्व को क्या करता है, यहाँ पर हटाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास विस्थापन। और ये है हमारा द्विवीय विस्थापन। द्विवीय विस्थापन क्या करता है, दो यौगिक आयनों का क्या करते हैं, यहाँ पर आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगे यहाँ पर इक्वेशन हो जाएंगी और इसके क्या हो जाएंगे यहाँ पर उदाहरण हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, तो देख लेते हैं और आगे क्या है हमारा। तो और आगे है हमारा यहाँ पर रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतीकों द्वारा क्या किया जाता है, उसी प्रकार जैसा कि हमने आपको पीछे भी बताया था, जब किसी अभिक्रिया में रासायनिक सूत्रों एवं प्रतीकों के द्वारा क्या किया जाता है, उसे व्यक्त किया जाता है, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक और यह क्या होता है हमारा, कौन सा उत्पाद है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये हमारी परिभाषा हो जाएगी छोटी सी, क्या है रासायनिक समीकरण। क्या है रासायनिक समीकरण, वह संचित अभिक्रिया है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं प्रतीकों के द्वारा क्या होता है, दर्शाया जाता है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्विक रिवीजन हो रहा है इससे पे, यानी कि आपने पढ़ा तो ऊपर वाली स्लाइड में लिया है, अब क्या कर लेते हैं हम इसे क्विक रिवीजन के तौर में देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। और तो ये क्या है हमारा रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की हमारी होती हैं, हमारी दो प्रकार की होती हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण और क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, तो जैसे कि यहाँ पर बताया था Na प्लस क्या है Cl2, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारा बनाएगा NaCl, यानी कि ये क्या बनाएगा हमारा, नमक बनाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार इसे क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, अभी असंतुलित समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर, असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। ठीक है, तो जब तक ये संतुलित नहीं होगी जब तक क्या बोलेंगे हम इसे असंतुलित समीकरण बोलेंगे। और यदि हम यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लगा दें तो यहाँ पर 2 Na के हो गए, 2 क्लोरीन के हो गए, यहाँ पर 2 NaCl के हो गए। तो अब क्या बोल देंगे हम इसे, अब इसे बोल देंगे हम यहाँ पर संतुलित समीकरण। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे हम इसे, संतुलित समीकरण। ठीक है, तो अब हम और आगे देख लेते हैं इसमें। तो और आगे क्या होता है हमारा, तो अब हमारा है कि रासायनिक समीकरणों को हमें संतुलित करने की आखिरकार इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसे भी देख लेते हैं हम। तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे पास, तो संतुलित रासायनिक समीकरणों की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो किसी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होता है क्योंकि ताकि उसके पदार्थ के संरक्षण के नियम को दर्शाया जा सके। तो उसके पदार्थ के संरक्षण के नियम को दर्शाने के लिए क्या करती है, हमें यहाँ पर समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो उसी प्रकार देख लेते हैं हम यहाँ पर संतुलन का क्या है उदाहरण है। तो ये क्या है हमारे पास असंतुलित समीकरण है और ये क्या है संतुलित समीकरण है। ये काफ़ी हार्ड है, हम आपको एक सरल समीकरण लिखा देते हैं। तो जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर सबसे आसान जो रहेगा वह हमारा NaCl या फिर HCl का भी बना सकते हैं हम यहाँ पर। तो हाइड्रोजन रहेगा हमारा, तो इसमें हमारा असंतुलित समीकरण नहीं मिलेगा हमको, तो ये तो खैर नहीं चलेगा। ठीक है, NaCl ही ले लेते हैं, वो काफ़ी सरल है। तो Na प्लस का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर Cl2। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण क्या रहेगी हमारे यहाँ पर NaCl यानी कि नमक। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी है असंतुलित रासायनिक समीकरण। और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगी हमारे यहाँ पर 2Na प्लस Cl2 प्लस का क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पास 2NaCl। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो देख लीजिए आप इसे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और आगे। तो और आगे क्या है हमारा यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, ये क्या है हमारी प्रमुख तत्वों के यौगिकों की कुछ मुख्य विशेषताएं। तो
और आगे देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ऐसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ऐसी देख लीजिएगा। तो हाइड्रोजन क्या है हमारा H2 रहेगा, ऑक्सीजन क्या है हमारा O2 रहेगा, जल क्या रहेगा हमारा यहाँ पर H2O रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहेगी हमारी CO2 रहेगी। ठीक है, तो उसी प्रकार देख लेंगे। तो अब हमारा जो अगला जो वो है तो वो कौन सा है, निष्कर्ष। तो अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर से हमारे कितने निष्कर्ष निकलते हैं। तो निष्कर्ष क्या है हमारा पहला, तो पहला निष्कर्ष रहेगा हमारा वो रहेगा रासायनिक समीकरण वैज्ञानिक ढंग से क्या करती है हमारी अभिक्रिया में व्यक्त करने का क्या है, एक माध्यम है। तो रासायनिक समीकरण जो है हमारी वह वैज्ञानिक ढंग से अभिक्रिया को व्यक्त करने का क्या है हमारे पास यहाँ पर एक माध्यम है। उसी प्रकार हमारा दूसरा नोट क्या कहता है, संतुलित समीकरण हमारा यह सुनिश्चित करता है कि कोई परमाणु नष्ट या निर्मित नहीं हो रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा दूसरा नोट है। और तीसरा नोट क्या है हमारा, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह रासायनिक गणनाओं की अभिक्रियाओं को क्या है यहाँ पर विश्लेषण में क्या में अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है, तो और आगे देख लेते हैं। और आगे क्या है हमारा, तो और आगे है हमारा समीकरण वो है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो ये क्या है हमारा, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो ये हमारी जो है ये हमारी कंबाइंड PDF है। इसमें हमने बीच बीच में आपको क्विक रिवीजन भी दे दिया है। तो आप यहाँ पर रिवीजन भी करते रहिए और आपस में उन्हें आपस में देखते भी रहिएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण जो सा अभी हमने आपको ऊपर बताया था। ये संतुलित रासायनिक समीकरणों की प्रक्रियाएं हैं। ये यहाँ पर क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये संतुलित, ये क्या, ये असंतुलित समीकरण है। यदि हम इसे संतुलित करें तो क्या करेंगे, तो देख लेते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास समीकरण, H2 प्लस का है O2। तो हमारा यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ H2O। तो यहाँ पर हमारा जल बन गया। तो जल में हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन तो हमारा सही संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा संतुलित नहीं है। तो ऑक्सीजन में कितने देने हैं हमें, 2। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो हमारे ऑक्सीजन के हो गए, लेकिन हमारे हाइड्रोजन के 4 हो गए। तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन के 2। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन क्या हो गई, संतुलित हो गई। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं और आगे। तो उसी प्रकार देखो यहाँ पर इन्होंने संतुलित क्या हुआ है, यहाँ पर 2 दूनी 4 क्या है और यहाँ पर 2 दूनी 4 क्या हुआ है। और ये कुछ ध्यान देने योग्य है। ये क्या है, ये यहाँ पर हमारे संयोजन के अभिक्रिया हैं, यानी कि संयोजन के उदाहरण हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर बताया था। ये कुछ और हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें भी देख लीजिए। ये हमारे वियोजन के हैं। तो वियोजन अभिक्रिया क्या थी हमारे यहाँ पर, तो वियोजन को देख लेते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विघटित होकर यह प्रक्रिया क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में उपस्थित रहती है। तो ये जो है वियोजन क्या होता है हमारा, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक पदार्थ विघटित होकर क्या करते हैं, दूसरी नई पदार्थ यानी कि नई इक्वेशंस का क्या करते हैं, यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो उसे ही क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन यानी कि यह क्या करता है, पदार्थ को आपस में तोड़ता है। ये हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ हमारे अभ्यास से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर ही कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो अभी हमने आपको ऊपर स्लाइड में दिखाया भी था, तो आप उसे ही हूबहू उतार दीजिएगा। ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, जब दो पदार्थ आपस में क्या करते हैं, आपस में पदार्थ मिल करके, यानी कि एक पदार्थ टूटता है, दूसरा पदार्थ नया पुनः निर्माण कर लेता है और उसे क्या कर देता है, यहाँ पर विस्थापित कर देता है। उसे क्या बोलते हैं हम, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी उसी प्रकार है जैसे कि हमने अभी आपको बताया था। ये कुछ और हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं और ये क्या हो जाएंगे, हमारे यहाँ पर अभ्यास से रिलेटेड प्रश्न हो जाएंगे। और ये क्या है, हमारी उपचयन अभिक्रिया। तो देख लेते हैं उपचयन अभिक्रिया हमारी क्या होती है, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन और अपचयन देख लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। इनकी पहचान इलेक्ट्रॉनों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ह्रास या वृद्धि में क्या की जाती है। तो उसी प्रकार अपचयन अभिक्रिया, तो अपचयन अभिक्रिया में क्या है, यहाँ पर वह अभिक्रिया जिसमें तत्व में क्या होती है, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की हानि होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ह्रास, यानी कि
यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है यहाँ पर कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो यहाँ पर ह्रास को हम कमी भी बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देख लेंगे हम। तो और आगे देख लेते हैं, और क्या है हमारे यहाँ पर 2Mg + O2 यानी कि 2Mg हो जाएगा। ये हमारे उदाहरण हो जाएंगे कुछ। तो देख लीजिए, हम आपको क्विक रिवीजन करा रहे हैं, यानी कि हम वन शॉर्ट चैप्टर में 1 चैप्टर कवर करा देंगे, तो उसी प्रकार आपको थोड़ा तेज़ी से करा रहे हैं। तो आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर अब क्या है हमारे यहाँ पर अपचयन और उपचयन को कैसे पहचानें, तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हो जाएंगे। ये अपचयन हो जाएगा, और ये क्या है हमारा अपचायक, यानी कि अब हम देख लेते हैं अपचायक हमारा क्या होता है। तो अपचायक क्या है, वह पदार्थ, क्या है, वह पदार्थ जो अन्य तत्व या अपचयन करता है, वह स्वयं ऑक्सीजन से गुजरता है, उसे अपचायक कहते हैं। तो अपचायक पहचानने की ट्रिक क्या है इसकी, अपचायक स्वयं इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये क्या करता है हमारा, यह स्वयं इलेक्ट्रॉन देता है, उसे क्या कहते हैं हम अपचायक कहते हैं। या यह अक्सर हाइड्रोजन देने वाला और इलेक्ट्रॉन देने वाला पदार्थ होता है। तो ये हमारा हाइड्रोजन भी देता है और यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी देता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पर अपचायक बोलते हैं। तो उदाहरण से समझें, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं इसे। तो उदाहरण से कैसे समझेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास H2O। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बनेगा Cu प्लस क्या बनाएगा हमारा H2O, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन टूट करके क्या हो जाएगा हमारे पास जल बना देगा। तो उसे देख लेंगे। ये हमारे क्या हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें भी देख लेंगे। ये हमारे कुछ अभ्यास से रिलेटेड प्रश्न है, यानी कि जौन सा टॉपिक पढ़ाया है उसी से रिलेटेड हमने बीच में क्वेश्चन भी डाल दिए गए हैं, तो उन्हें भी देख लीजिएगा। ये क्या है, ये हमारी संरक्षण एवं व्रतगंधिता है। तो व्रतगंधिता क्या होती है, जब हमारे कुछ यानी कि पॉकेट होते हैं, जैसे कि हमारे चिप्स होते हैं, तो चिप्स में क्या होती है, यदि वो काफ़ी दिनों के बाद हम उन्हें खोलते हैं तो उनमें मिर्च मसाले लगे हुए आते हैं, तो वह क्या करते हैं, कुछ बदबूदार हमें क्या आते हैं, स्माइल आती है, यानी कि बदबूदार क्या होती है, गंध आती है। तो उसे ही क्या बोलते हैं हम यहाँ पर व्रतगंधिता बोलते हैं। तो उसी प्रकार ये हो जाएगा। तो नीचे भी देख लीजिएगा, ये हमारे उसी प्रकार है। व्रतगंधिता को रोकने का उपाय क्या है, वसा को क्या है वायुरोधी पात्र में रखें या फिर किसी ठंडी जगह पर संग्रहित करें। यानी कि जैसे कि कोई मिर्च मसालों वाले हमारे पदार्थ हैं, उन्हें हम फ्रिज में रखते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक अच्छे रखे रहते हैं, तो उसका रीज़न यही है। ठीक है, तो वह ठंड में रखें या फिर नाइट्रोजन गैस भर कर रखें। तो हमारे चिप्स के पैकेट जो आते हैं तो उनमें कौन सी गैस भरी हुई आती है, वह नाइट्रोजन गैस भरी आती है, जिससे हमारे चिप्स के पैकेट जो होते हैं वह काफ़ी दिनों तक क्या होते हैं, दुकानों पर या फिर शॉप पर रखे रहते हैं और ये वही ख़राब भी नहीं होते हैं। जैसे ही हमारे यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, वैसे ही हमारे चिप्स के पैकेट 1 से 2 दिन के अंदर क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, यह हमारे तेलयुक्त होते हैं, तो ये हमारे व्रतगंधिता खाद्य तेलों की गुणवत्ता को क्या कर देता है, बिगाड़ देता है। ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण तथ्य वैसे ही हैं, उन्हें भी देख लेंगे। ये हमारे रासायनिक समीकरणों से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन हैं और इसके क्या हैं आंसर हैं। तो आंसर क्या है हमारे, वायु में जलने से पहले, अब आप ऐसे करिएगा कि आप अपनी NCERT की बुक निकाल लीजिएगा और एक नोट यानी कापी और पेन ले लीजिएगा। अब हम आपको उसके क्वेश्चन और सॉल्यूशंस क्या कराएंगे, नोट कराएंगे, या फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में फिर आराम से कर लीजिएगा। तो हमारा इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्यों। तो जब हम मैग्नीशियम को क्या करते हैं, यहाँ पर वायु में जलाते हैं, जब हम वायु को जलाते हैं तो उसे क्या करते हैं, उसके रबड़ जो होती है उसे साफ़ करते हैं। तो ये वो कह रहा है कि उसे क्यों करते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन की सतह पर वायु में रहने से मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO की पतली परत बन जाती है, जो उसे अधिक जलने से रोकती है। तो यानी कि जो वो अधिक जलती है उसे अधिक जलने नहीं देती, पहले ही बुझा देती है। तो इसलिए क्या करते हैं हम उसे वहाँ पर उसे साफ़ करते हैं। अतः उसे जलने से पहले रेत या क्या है सेड पेपर से घिसकर साफ किया जाता है, ताकि शुद्ध मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ क्या बना सके, अभिक्रिया कर सके। तो देख लेते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन 2 हो जाएगा उसी प्रकार। तो क्वेश्चन 2 भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन 3 हो जाएगा। तो ये क्या है हमारी, ये कुछ
पेंटिंग लगी हुई है, यानी कि एक इमेज लगाई हुई है। अब हमारा थर्ड जो है वह कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, तो इन इक्वेशंस को भी देख लीजिएगा। ये समीकरण संतुलित हैं, इन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे ये क्या हैं, क्रियाकलाप हैं या फिर कुछ वैसे ही हैं। ये हमारे कुछ अभिक्रियाएं हैं। तो उसी को रिलेटेड जो हमारा यहाँ पर मोस्ट चैप्टर था वो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर कर दिया है ख़त्म। यानी कि हमारी क्विक रिवीजन था, तो क्विक रिवीजन हो चुका है हमारा ख़त्म। तो उसी प्रकार जैसे कि हमने आपको कहा था, हमने आपसे वादा किया था कि हम 1 वीडियो में 1 चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। तो उसी प्रकार हमने आपका अध्याय फर्स्ट यानी कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और क्या हो जाती हैं, समीकरण हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। तो उसी से रिलेटेड हमने आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बताए थे, तो वह भी क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, हमारे यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम उसी के रिलेटेड, यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर पीसीएम बाय प्रदीप सर क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर उसकी कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी। 1 बाय 1 चैप्टर्स की सभी पीडीएफ जो है आपको वहाँ पर ही मिलेंगी। ठीक है, और यदि आपका कोई दोस्त बंधु क्या है इस बार हाई स्कूल में है या फिर हाई स्कूल के पेपर देने वाला है, तो उसे भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।